पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ठीक है, किस बैक्टीरिया से फैलता है, क्या उसके कारण हो सकते हैं, ठीक है, कैसे फैलता है, एक दूसरे से कैसे फैलता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या मेडिकल मैनेजमेंट करना चाहिए, फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या है, सेकंड ड्रग्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है? इज अ सीरियस कॉन्टेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज दैट अटैक लंग्स, ठीक है। क्या है? एक बहुत सीरियस डिजीज़ है, मतलब बीमारी है। क्या करती है? दैट अटैक्स लंग्स, हमारे फेफड़ों पे अटैक करती है, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करती है, ठीक है। किसके कारण करती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बैक्टीरिया है जिसके कारण से जो हमारे लंग्स हैं उनको इन्फेक्ट करती है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे लंग्स है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है। ये हमारे लंग्स में, फेफड़ों में घुस गया है और उनमें क्या कर रहा है? इन्फेक्शन कर रहा है, ठीक है। उसी को हम क्या बोल देते हैं? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, ठीक है, जो हमारे फेफड़ों को इन्फेक्शन करती है, ठीक है, बेकार करती है। उसी को हम क्या बोल देते हैं? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, सबसे पहले तो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में, ठीक है, कैसे एंटर होता है, कैसे वो बीमारी को बढ़ाता है, ठीक है, कैसे हम पता कर सकते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, उसका हम अगर मान लो टीबी किसी को हो जाए तो उसको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि भाई पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है। एक बहुत सीरियस बीमारी है, ठीक है। क्या है? कंटेजियस है, एक से दूसरे में फैल सकती है। किसको अफेक्ट करती है? लंग्स को अटैक करती है। क्या कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जिसके कारण से टीबी हमें होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये होती कैसे है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है? इंडिविजुअल इनहेल्स ए सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्यूबरक्लाई बेसिलाई इनटू द एल्वोलाई। मान लो कहीं पे भी बैक्टीरिया है, हमें नहीं पता भाई इन्वायरमेंट में कहाँ टीबी का बैक्टीरिया है और कहाँ नहीं है। मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसने छींका या उसने खांसी करी तो ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे हम बोलते हैं कि भाई जो ड्रॉप्स हैं उनके थ्रू भी जो अच्छा खासा इंसान है उसको टीबी हो सकती है। मान लो उसकी जो ड्रॉप्स हैं वो हमने इनहेल कर ली, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल उसने क्या किया? इनहेल किया, मतलब अपने अंदर लिया। उसमें क्या होगा? बैक्टीरिया सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्यूबरक्ली बेसिलाई, बेसिलाई क्या है? बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। वो उसने इनहेल कर ली इनटू द एल्वोलाई। एल्वोलाई में, एल्वोलाई क्या है? लंग्स का छोटा पार्ट है, ठीक है। ये क्या है? हमारे लंग्स हैं, ठीक है। तो लंग्स से ये पाइप जा रहा है, इसमें क्या है? ये ब्रांच है छोटी छोटी, पहले ये बड़ी है, फिर और छोटी, फिर और छोटियों में गई है। तो एल्वोलाई सबसे छोटा लास्ट पार्ट है लंग्स में, ठीक है। वहाँ क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस का, CO2 का, ठीक है। CO2 को बाहर निकालना और ऑक्सीजन का लेना, सब हमारा एक्सचेंज किस में चलता है? एल्वोलाई में, ठीक है। तो मान लो कैसे भी हमने इनहेल कर लिया, वो बैक्टीरिया हमारे कहाँ चला गया? एल्वोलाई में चला गया। उसके बाद क्या करता है वो? इन्फ्लेमेशन अकर इन द पैरेन्काइमा या फिर एल्वोलाई, जहाँ पे वो लंग्स में पहुँच गया। मान लो लंग्स में पहुँच गया, लंग्स में पहुँचने के बाद क्या करेगा? वो इन्फ्लेमेशन करेगा, ठीक है। क्या करेगा भाई? इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक। इन्फेक्शन कैसे करेगा? बेसिलाई पासिस डाउन द ब्रोंकियल सिस्टम। ब्रोंकियल सिस्टम मतलब ये पूरा, पहले वो यहाँ से आया, पास हुआ, ठीक है, फिर कहाँ जाएगा? इन ब्रोंकियाई में जाएगा, ठीक है, इन ब्रोंकस में जाएगा, फिर ब्रोंकियल सिस्टम में जाएगा। ये जो ट्री सा बन रहा है इनमें धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है, बेसिलाई पासिस डाउन टू द ब्रोंकियल सिस्टम। वो जो सिस्टम बना हुआ है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया क्या होगा? आगे बढ़ेगा। बेसिलाई इम्प्लांट दैमसेल्व्स ऑन द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई। वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब वहाँ जाके चिपक जाएगा, रह जाएगा। फिर वहाँ पे क्या होगा?
बैसिलाई मल्टीप्लाई, वहाँ से 1 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही मल्टीप्लाई स्टार्ट हुई, फिर क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, हमारी बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडी बनाई उसके विरुद्ध। मान लो कोई भी बैक्टीरिया या कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती है तो हमारी बॉडी उल्टा उससे लड़ती है, ठीक है। मान लो हमारी बॉडी में जितनी भी इम्यूनिटी होती है वो उस इन्फेक्शन से या उस जो बैक्टीरिया जो फॉरेन पार्टिकल है उससे लड़ती है जब तक जितनी भी उसकी इम्यूनिटी होती है। पर मान लो अगर उसमें उसकी एंटीबॉडी कम पड़ जाएंगी तो वो इन्फेक्शन क्या हो जाएगा। अब इसी चीज़ में क्या होता है, मान लो, ठीक है, मान लो ये देखो कि बैसिलाई क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुई, ठीक है, उसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया, हर चीज़ कर दिया, ठीक। उसके बाद हमारी एंटीबॉडी आई, उसके साथ रिएक्शन करा, रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, सेलुलर रिएक्शन प्रोड्यूस वाइट नोड्यूल्स कॉल्ड प्राइमरी ट्यूबरकल, वहाँ पे क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे ट्यूबरकल बन जाएंगे, ठीक। नेक्रोसिस ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स, भाई हमारी एंटीबॉडीज इतनी कारगर नहीं हुई उनको मारने में, तो वहाँ क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे ट्यूबरकल बन जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, जो हमारी पैरेन्काइमा सेल्स है, मतलब लंग्स की जो सेल्स हैं ये, ठीक है, इसके अंदर जो सेल्स हैं उनको क्या कर देगा, नेक्रोसिस कर देगा। नेक्रोसिस मतलब सेल्स को डैमेज कर देगा, उनकी डेथ कर देगा, उनको ख़त्म कर देगा। सबसे छोटे पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे, एल्वोलाई, ठीक है। एल्वोलाई के अंदर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और CO2 का। अब वो ही सेल डेथ हो जाएगी तो फिर कैसे होगा ऑक्सीजन का, मतलब हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है तो, ठीक है। हमने इसके माध्यम से पढ़ा कि भाई कैसे बैक्टीरिया हमारी लंग्स में एंटर होता है, फिर कैसे आगे ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद कैसे इन्फेक्शन करता है, ठीक है, फिर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, फिर एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, उसके बाद प्राइमरी ट्यूबरकल बनते हैं और फिर हमारी जो नेक्रो सेल है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो फैलता है। अब रिस्क फैक्टर, मतलब कैसे कैसे किन किन लोगों को टीबी हो सकती है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। तो क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैज़ एक्टिव टीबी, मतलब जो पर्सन जिसको टीबी है उसके अगर हम क्लोज कांटेक्ट में आएंगे तो हमें टीबी हो सकती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस सच एज HIV इन्फेक्शन, कैंसर, ट्रांसप्लांट ऑर्गन, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब जिनकी इम्यूनिटी वीक है। मान लो जैसे कि HIV इन्फेक्शन में क्या होता है, जो CD4 सेल्स हैं वो कम हो जाती है तो उस बंदे की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ठीक है, तो उसको टीबी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कैंसर पेशेंट की भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उसमें भी चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो उसकी भी जो इम्यूनिटी है वो वीक होती है और टीबी होने के चांस होते हैं। एनी पर्सन विद एडिक्वेट हेल्थ केयर, जिसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, ठीक है, उसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक है तो उसको भी होने के चांसेस हैं। मेडिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज़, CRF और मैलिग्नेंसीज, मतलब मेडिकल कंडीशंस जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है उसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है ना, शुगर का पेशेंट है। क्रॉनिक रीनल फेलियर, किसी की किडनी खराब है उसकी ऑलरेडी भाई इम्यूनिटी वीक है, ठीक है। मैलिग्नेंसी मतलब होता है कैंसर, कैंसर का पेशेंट है तो उसकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक है तो उसको भी टीबी होने के पूरे चांसेस होते हैं। लिविंग इन ओवर क्राउडेड एरिया एंड सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, जहाँ पे मतलब साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, उन सब चीज़ों पे भी टीबी के चांसेस हो सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर, मतलब जो हेल्थ केयर वर्कर हैं भाई वो काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, उसको भी चांसेस है कि टीबी हो सकता है, ठीक है। अब है ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है, अभी मैंने आपको बताया ड्रॉपलेट के इन्फेक्शंस के, तो वही फैलता है। टीबी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ठीक है, एयर के थ्रू, एयर में जो पार्टिकल्स हैं उसके थ्रू भी एक पर्सन को दूसरे पर्सन को टीबी हो सकता है। कैसे, स्नीजिंग, कफिंग, मतलब छींक से, कफिंग से, जो ड्रॉप्स हैं अगर दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आ गए तो उसको टीबी हो सकता है। बाय स्नीजिंग, स्पीकिंग एंड किसिंग, किसिंग के थ्रू भी टीबी हो सकता है। स्पीकिंग के थ्रू, मान लो बोल रहा है बंदा, उसके मुंह से क्या हुआ, ड्रॉपलेट निकले, दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो उसको हो सकता है, ठीक है। देखिए ये
ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको ट्यूबरक्लोसिस है, ये कफ उसने छींका या फिर खांसी करी तो बैक्टीरिया निकले ड्रॉपलेट्स में, ठीक है, और वो उसके लंग्स में एंटर हो गए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अब टीबी में भी बहुत सारे क्लासेस हैं, मतलब स्टेज बाय स्टेज है। कभी कभी क्या होता है कि टीबी के सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स नहीं होते पर उसके टीबी होती है, ठीक है, रिएक्शंस में आ जाता है या टेस्ट में आ जाता है, तो वो स्टेज बाय स्टेज है, क्लास बाय क्लास है, तो उसको पढ़ लेते हैं। क्लास 0 मतलब 0 नंबर पे क्या हुआ, अगर उसको कोई टीबी का एक्सपोजर नहीं है, टीबी नहीं है, ठीक है, उसका जो टेस्ट है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है, इसमें क्या करते हैं हम, एक स्किन टेस्ट करते हैं, फोर आर्म पे करते हैं, ठीक है, इंट्राडर्मल एक टेस्ट करते हैं जिसमें कि हम ट्यूबरकुलिन उसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें हम रिएक्शन चेक करते हैं। अगर वो 10 mm तक रेडनेस हो जाती है तो वो पॉजिटिव आता है, अगर उससे कम है तो नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है वो भी नेगेटिव है, नॉट इन्फेक्टेड, मतलब वो पर्सन इन्फेक्टेड नहीं है। क्लास फर्स्ट में टीबी एक्सपोजर, मतलब टीबी तो उसके कांटेक्ट में टीबी का पेशेंट आया है, ठीक है, पर नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, अभी तक उसको कोई इन्फेक्शन के कोई चांस नहीं है। स्किन टेस्ट भी क्या हुई उसकी आई है, नेगेटिव आई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टीबी का इन्फेक्शन है, ठीक है, कोई अभी तक डिजीज़ नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं हुई है, ठीक है, कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है, मतलब ऐसी कोई कफ वाली कोई सिम्टम्स उसको नहीं दिखे हैं, नो एक्सरे फाइंडिंग, ना ही एक्सरे में कोई चीज़ अभी तक दिखी है। नेक्स्ट आ जाते हैं टीबी क्लास 3, टीबी इन्फेक्शन विद क्लिनिकल एक्टिव। अब क्या है, अब सारी चीज़ उसमें दिखनी स्टार्ट हो गई हैं, टीबी का इन्फेक्शन भी है, क्लिनिकली एक्टिव भी है, ठीक है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी पॉजिटिव आया है, एक्सरे में भी दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास 4 में क्या है, नो करंट डिजीज़, अभी तक उसको कोई डिजीज़ नहीं है, हिस्ट्री है पहले कि कभी कोई उसको टीबी हुई थी, एक्सरे फाइंडिंग में भी आया है, और ट्यूबरकुलिन जो स्किन टेस्ट है वो भी पॉजिटिव आया है। क्लास 5 में क्या है, टीबी सस्पेक्ट है अभी, मतलब उसको हमें लग रहा है कि टीबी हो सकता है। तो ये क्लास वाइज है, मतलब स्टेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स, कि हमें जो टीबी का पेशेंट है उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले लो ग्रेड फीवर रहेगा, ठीक है, सबसे पहले लो ग्रेड फीवर रहेगा, ठीक है। वेट लॉस कैसा, अनएक्सप्लेन्ड, मतलब एक तो है जो डाइटिंग पर रह रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वेट लॉस कर रहे हैं, पर उसका अनएक्सप्लेन्ड है, उसने कुछ भी नहीं किया तो भी उसका वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, मेलेस मतलब ऐसे सुस्ती सी रहना पूरे दिन, ठीक है। फीवर विद चिल्स, फीवर रहेगा ठंड के साथ, प्रोडक्शन ऑफ कफ आएगा उसको, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, अगर फीमेल्स में तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर रहेगी, ठीक है, 28 दिन की, कभी 30 दिन की, कभी 26 दिन की, तो इस तरीके से। नाइट स्वेट, रात को पसीने आएंगे उसको। हेमोप्टाइसिस का क्या मतलब है, ब्लड इन स्पुटम, जो स्पुटम है उसमें ब्लड भी आ सकता है। चेस्ट पेन, भाई जब हम कह रहे हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब लंग्स में इन्फेक्शन है, लंग्स में बैक्टीरिया है, तो सारे जो सिम्टम्स हैं हमें लंग्स के ही दिखेंगे, मतलब चेस्ट पेन दिखेगा, ठीक है। प्लूरेटिक पेन क्या है, वहीं जो उसकी लेयर है उसमें पेन दिख सकता है। चेस्ट टाइटनेस, जो छाती है वो टाइट लग सकती है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें क्या शो कर रहे हैं कि भाई पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक। मान लो टीबी का इन्फेक्शन हमें लग रहा है और हमें साइन एंड सिम्टम्स, हमारे लक्षण भी हमें दिख रहे हैं, तो हम पता कैसे करें कि भाई हाँ टीबी का इन्फेक्शन है, कैसे पता करें, तो कौन कौन से हमें टेस्ट कराने चाहिए। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हमें किससे लग जाएगा, हिस्ट्री से लग जाएगा। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, CSF एग्जामिनेशन करा सकते हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जिसको हम मॉन्टेक्स टेस्ट बोलते हैं, वो भी हम करा सकते हैं, जो स्किन पे करते हैं, ठीक है, वो मैंने अभी आपको बताया। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम का देख सकते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया हमें दिख सकता है, ठीक है। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, उसमें TLC बढ़ी हुई आएंगी, इन्फेक्शन दिखेगा, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, ये हम कब कराते हैं, जब HIV पेशेंट होता है उस टाइम पे भी हम ये एलिसा वाला टेस्ट कराते हैं। तो ये सारे टेस्ट हम करा सकते हैं, ठीक है।
उनसे हम पता कर सकते हैं कि भाई टीबी का इन्फेक्शन है या नहीं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मान लो अगर टीबी हो जाती है तो हमें किन किन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें उसके इन्फेक्शन को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, मेडिसिन से। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन, हमें ये देखना चाहिए कि अब तक तो ठीक है, जितने भी साइन एंड सिम्टम्स उसमें दिख रहे हैं, टीबी का इन्फेक्शन है, ठीक है, पर वो उससे और ज़्यादा सीरियस कंडीशन में ना चला जाए, ठीक है, उसका जल्दी से जल्दी हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। टू रिलीव डिस्कम्फर्ट, जो डिस्कम्फर्ट उसको महसूस हो रहा है, मतलब डिस्कम्फर्ट लग रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो उससे हमें उसे थोड़ा सा आराम दिलवाना चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन, मतलब उसको तो हो गया है लेकिन वो किसी और को ट्रांसमिट ना करे, उससे भी हमें उसको बचाना है। तो ये हमारा मैनेजमेंट है, ये गोल है हमें। अगर टीबी का इन्फेक्शन है तो भाई इसको हमें मैनेज करना है। अब आ जाते हैं उसकी मेडिकल मैनेजमेंट पे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो टीबी का मैनेजमेंट है या मेडिकल मैनेजमेंट है, ठीक है, पहले क्या था भाई, टीबी जो हो जाती थी लोग बताते नहीं थे, ठीक है, एक बहुत ऐसे समझते थे बहुत ज़्यादा बेकार बीमारी है, बताते नहीं थे, अंदर ही अंदर वो करते रहते थे, ठीक है। लेकिन अब आजकल सब जानते हैं टीबी भाई एक बैक्टीरिया है सिर्फ, जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे और बीमारी वैसे टीबी की बीमारी। और अब सरकारी में भी टीबी का बहुत अच्छा इलाज है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वही दवाई मिलती है भाई, हमें दवाई क्या है, टाइम टू टाइम 6 महीने तक हमें दवाई खानी होती है, ठीक है। पहले हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स, जिसमें कि हमारी कौन कौन सी हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्बुटेनॉल और पायराजिनामाइड। ये अकॉर्डिंग डोज, मतलब पर केजी के हिसाब से कि बंदा भाई कितने केजी है ना, 50 केजी है, 45 केजी है, कितना किलोग्राम का है, उस बंदे के हिसाब से डोज की जाती है। जैसे मान लो 5 mg पर केजी पर डे, एक दिन में जितना बंदे का वजन है उसके अकॉर्डिंग 5 mg देनी है। मतलब किसी का मान लो 1 किलो है तो 5 mg देनी है, किसी का 40 है तो उसमें मल्टीप्लाई करके हम उतनी डोज उसको हमें देनी है। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी अगर आप मेडिकल एडवाइस लें तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद लें, ठीक है। ये क्या है, एजुकेशनल पर्पज़ से है कि हाँ हमें पता होना चाहिए कि भाई टीबी की अगर बीमारी है तो कौन कौन सी मेडिसिन्स हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 5 है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्बुटेनॉल और पायराजिनामाइड। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड लाइन ड्रग्स, ठीक है। सेकेंड लाइन ड्रग्स, जब फर्स्ट लाइन ड्रग्स रेसिस्टेंस हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड लाइन ड्रग्स पे आते हैं। तो क्या है, इथोनामाइड, कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड अमिकासिन, पैरा अमीनोसैलिसिलिक एसिड, ठीक है, साइक्लोसेरिन या सेरोमाइसिन। ये हमारी क्या है, सेकेंड लाइन ड्रग्स है, ठीक। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि भाई पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ठीक है, किस बैक्टीरिया से फैलता है, क्या उसके कारण हो सकते हैं, ठीक है, कैसे फैलता है, एक दूसरे से कैसे फैलता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या मेडिकल मैनेजमेंट करना चाहिए, फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या है, सेकंड ड्रग्स कौन सी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।